हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज का लेक्चर है। एनसीईआरटी सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको हमने स्टार्ट किया था। तो उसी एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है जुडिशरी, उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और इससे पहले और जो चैप्टर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या राइट्स होते हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्शन का प्रोसीजर, इन सभी जो चैप्टर्स हैं उनको अभी तक हमने रीड किया है। अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो तीनों ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जो हमारे तीनों ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, ये तीनों यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में वर्क करते हैं। तीनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे अगर किसी की डोमेन में एक एक ऑर्गन के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गन की डोमेन के अंदर अगर इंटरफेयर किया जाता है, तो यहाँ जुडिशरी बेसिकली यहाँ पे जो इंटरवेन किया जाता है उसको ओवरव्यू करने के लिए है। तो जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू ओवरव्यू किया जाता है हर एक डोमेन से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ग्रास रूट लेवल पे। और कभी कभी जुडिशरी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे एडवाइस भी की जाती है। जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है वो भी फॉलो किया जाता है। कभी कभी जुडिशरी के द्वारा एडवाइस किया जाएगा कि आप इस वर्क को इस तरीके से कीजिए, जो कोई चेंज लाना है, कोई पॉलिसी मेकिंग के अंदर चेंज लाना है, या कोई डिमांड है, कोई सोशल इशू है, उसकी डिमांड है, तो उसके द्वारा जुडिशरी के द्वारा यहाँ डिक्टेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली जुडिशरी की इम्पोर्टेंस है हमारे इन तीनों ऑर्गन्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो स्टूडेंट्स आपने ओकेजनली अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा कि कभी भी दो पर्सन्स के बीच में कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी लड़ाई होती है, दो स्टूडेंट्स के बीच में भी अगर कोई लड़ाई होती है कभी ना कभी, तो कोई ना कोई वहाँ पे आपका जो मैटर है उसको सोल्व करने से रिलेटेड होता है। तो सेम यहाँ पे जुडिशरी का फंक्शन है कि जुडिशरी बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल और जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनके बीच में चाहे डिस्प्यूट्स हो, चाहे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, या अगर हम बात करें जुडिशरी यहाँ पे दो स्टेट्स हैं उनके बीच में भी यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए जुडिशरी का जो ऑर्गन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, जुडिशरी कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म करती है। जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का, जिसके द्वारा काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं, काफ़ी सारे इसको बेसिकली फंक्शंस हैं इसके, काफ़ी सारे यहाँ पे पावर्स हैं जुडिशरी को अलग अलग तरीके की। तो उन सभी पावर्स के थ्रू यहाँ पे जो जस्टिस है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। कभी कभी पॉलिटिकल डिसीजंस में आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पे बेसिकली सजेस्ट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, कोई स्पेशल पॉलिसी मेकिंग है, या आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन के इश्यू चल रहे हैं, तो जुडिशरी के द्वारा इससे पहले भी काफ़ी बार बताया गया है कि पोल्यूशन से रिलेटेड इन सब एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कीजिए, एमिशन को किस तरीके से रिड्यूस करना है, स्मोक टावर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो ये काफ़ी कुछ बातें हैं जो आपको जुडिशरी की देखने को मिलती हैं। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ सबसे मोस्ट पावरफुल कोर्ट है वर्ल्ड के अंदर में। या अगर इसके राइट्स की बात करें, 1950 से ये इस्टेब्लिशमेंट में है। इससे पहले भी जो कोर्ट हुआ करता था उसी को इसने डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसीड किया है। जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। जैसे आप देखिए कि हमको जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, हमें जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, अब इन राइट्स को अगर हमारा वायलेशन होता है तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम जुडिशरी को अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के थ्रू, हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के थ्रू हम अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं उनकी भी यहाँ राइट्स को यहाँ बेसिकली प्रोटेक्ट करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो राइट्स उनको मिली हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, उनको राइट्स प्रदान करना, ये मेन काम है यहाँ पे जुडिशरी का। अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे जुडिशरी के बारे में, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बोला जाता है कि इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है वो किस तरीके से वर्क करती है, कि यहाँ पे जो बेसिकली हमारे जो वल्नरेबल सेक्शन हैं,
जो मार्जिनल सेक्शन है या एवरी सिटीजन है उसकी जो राइट्स हैं उनको किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा, क्या क्या जो उनके पास में स्पेशल पावर्स हैं जिसके थ्रू इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है जुडिशरी के द्वारा लगातार काफ़ी सारे केसेस में, कभी कोई नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है 1973 से पहले नहीं था। हाँ, जो मूल भावना है संविधान की वो उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये ऐसा एक माना जाता था। बट बेसिकली जो अगर हम बात करें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे 1973 में आया। तो वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है जुडिशरी का काम है। और ये जो तीनों ऑर्गन हैं जुडिशरी का बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट के साथ में जो रिलेशन है उसकी बात की गई है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट काफ़ी बार पावरफुल है। जुडिशरी में जो जजेस को यहाँ पे बेसिकली संख्या इनकी इंक्रीज करनी है, इनके जो नंबर्स रेज करने हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट ही हाईएस्ट पावरफुल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, तो सबसे पहले यहाँ पे बात निकल के आती है कि हमको इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। सबसे पहले आप देखिए कि स्टूडेंट्स कभी भी किसी पर्सन के बीच में डिस्प्यूट होता है, कभी भी किसी पर्सन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि उस डिस्प्यूट को जो रिजोल्व करता है वो पर्सन हमेशा न्यूट्रल होगा, वो हम पर्सन हमेशा न्यूट्रल होगा, बायस नहीं होगा। तो जुडिशरी का बेसिकली मेन वर्क ये ही है। इंडिपेंडेंट के अंदर में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है। रूल ऑफ लॉ वो ही लॉ है जो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए भी, पुअर, अगर रिच है, कोई वुमेन है, कोई मैन है, हर के लिए जो लॉ है इक्वली एप्लीकेबल है। इक्वल यहाँ सब्जुकेशन है लॉ का, तो सेम लॉ सब्जुकेट किया जाता है, सभी लोगों को सेम लॉ लगाया जाता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा। तो ये यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि कोई भी यहाँ पे बायस नहीं है, नो बडी अबाउ द लॉ, नो बडी कंडेम द लॉ। कोई भी यहाँ पे, ये प्रोफेसर डाइसी का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, तो उसके अंदर बताया गया है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कानून के द्वारा सभी को यहाँ पे बेसिकली रेगुलेट किया जाता है। कोई भी उनके द्वारा अगर वायलेशन किया जाता है किसी भी चीज़ का, कोई भी ऐसी जो राइट्स है जो नहीं है उनको अवेलेबल और उसके अगेंस्ट में जाके वो वर्क करते हैं जो इलीगल वर्क है, तो वहाँ पे उनको बेसिकली सज़ा हो जाएगी। तो इस तरीके से मेन वर्क है जुडिशरी का कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका मेन वर्क ये है कि रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, हर के ऊपर रूल ऑफ लॉ इक्वली एप्लीकेबल हो। अगर हम बात करें मेन प्रिंसिपल की, जुडिशरी का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो स्टूडेंट जुडिशरी का जो मेन प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे जो प्रोटेक्ट करना है रूल ऑफ लॉ को, और लॉ का जो सुप्रीमेसी है उसको इंश्योर करना है कि कानून का जो राज है वो यहाँ पे रहे। आपने ये सब वर्ड्स कभी ना कभी सुने होंगे कि जो कानून का राज है वो इस्टेब्लिश हो, लॉ जो कानून है उसकी जो सुप्रीमेसी बनी रहे, लोगों को उनकी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट कर सके लॉ को। तो ये यहाँ पे मेन काम है, चाहे वो सेफ गार्ड करना हो इंडिविजुअल की राइट्स को, सेटल डिस्प्यूट करने हो अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो डेमोक्रेसी के द्वारा यहाँ पे जो पावर दी जाती हैं, एंश्योर दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ डिक्टेटरशिप यहाँ पे ना आए, और सभी पर्सन्स को जो राइट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हों, उनको वो जो अधिकार हैं वो मिलें। तो ये जुडिशरी का मेन वर्क है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की क्यों नीड है, सबसे पहले एक ऐसी बॉडी है जो सभी को इक्वल, यहाँ पे जो कानून है सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। सेकंड, हमको यहाँ देखने को मिलता है कि ये कानून जो बेसिकली रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करती है, उसको यहाँ पे इंश्योर करती है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को। तो कानून का राज है वो इस्टेब्लिश करती है, इक्वल सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे और किसी भी ग्रुप और या अगर हम बात करें इंडिविजुअल की जो डिक्टेटरशिप है वो यहाँ पे ना देखने को मिले, सभी लोगों को अधिकार सेम हो। तो ये यहाँ पे जुडिशरी का काम है। और जुडिशरी यहाँ बेसिकली कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर वर्क नहीं करती है, उससे इंडिपेंडेंट है। अब उसकी यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है पॉलिटिकल प्रेशर से, उसको इंश्योर किस तरीके से किया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे कि पॉलिटिक्स का जो प्रेशर है उसको यहाँ पे किस तरीके से इंडिपेंडेंट किया गया है जुडिशरी को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे बोली गई है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारी जो जुडिशरी है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया,
ये हमने कौन से कंट्री से बोरो किया है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिससे हमने ये बोरो किया। ये इस तरीके की जो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि कौन से कंट्री से हमने बोरो किया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। तो आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पैरामीटर बताए गए हैं कि यहाँ पे जो अदर ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो यहाँ पे जो जुडिशरी के फंक्शन है उसके अंदर रेस्ट्रेन ना करें, उसके अंदर कोई भी इंटरवेन ना करें। तो यहाँ पे जो जस्टिस है वो इन सच ए वे डैट इज़ द अनेबल टू डू जस्टिस, क्योंकि अगर वो यहाँ पे इंटरवेन करते हैं तो जस्टिस उनके लिए देना, अनबायस जस्टिस प्रदान करना, न्यूट्रल जस्टिस देना बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा जुडिशरी के लिए। तो यहाँ पे हमको एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये आती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो तीनों ऑर्गन्स का यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा एक दूसरे के काम के अंदर में। सेकंड, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेरेंस विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसको भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, पहले प्रोसीजर के अंदर नहीं करेंगे, फिर डिसीजन के अंदर नहीं करेंगे। जज हैं जो अपना काम है, अपना जो बेसिकली जो उनका वर्क है जस्टिस प्रदान करना, फैक्ट्स के ऊपर में जस्टिस देना। तो यहाँ फैक्ट्स के ऊपर में जो जस्टिस देते हैं, जो भी एविडेंस उनको केस के अंदर मिलते हैं या जिस तरीके से भी, तो यहाँ पे वो जो जस्टिस दिया जाए वो उनको फ्री एंड फेवर वे में दिया जाए, कोई भी यहाँ पे बेसिकली उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी जुडिशरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, उन फोर फादर्स ने सोचा कि किस तरीके से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया जाए। तो यहाँ पे जुडिशरी का बेसिकली जो जज जो बनते हैं उनको सिक्योर टेन्योर है, उनका जो टेन्योर जो होता है वो सिक्योर है। उनको रिमूव करना, उनका जो वर्क है उससे रिमूव करना, उनका इम्पीचमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशल मेजोरिटी उसके लिए चाहिए। तो इसी वजह से वो फ्री एंड फेयर वे में अपना विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर वो अपना वर्क है उसको परफॉर्म कर सकेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाइज द आर्बिट्रेनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जुडिशरी भी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो यहाँ पे उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। इट इज़ देयर फॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए अकाउंटेबल है, उसी तरीके से जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लोगों की यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट्स उनको देने हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेबल कॉन्स्टिट्यूशन है टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमको जुडिशरी के बारे में देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने देखा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो फ्री एंड फेयर वे में यहाँ पे जो अपना जजमेंट दे सके, किसी भी दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गन का वहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो, रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इंश्योर कर सके लोगों के बीच में। तो यहाँ पे इस वजह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है। फिर हमने देखा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो ऐसा ऑर्गन जिसका दूसरे ऑर्गन्स का यहाँ पे इंटरवेन ना हो, उसके द्वारा तो कोई डिसीजन लिया गया है तो उसको भी वो क्रिटिसाइज ना करें कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है या किस तरीके से। और इसके अलावा जो इनके जज हैं जो वर्क करते हैं यहाँ पे जुडिशरी के अंदर एक इम्पोर्टेंट पिलर हैं, उनके द्वारा विदाउट फियर एंड विदाउट फेयर वे में वर्क किया जाए। तो इसको इंश्योर करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं उन्होंने एक सिक्योर उनको टाइम पीरियड दिया है, सिक्योरिटी ऑफ टाइम उनको मिला है कि जब भी वो अपने पोजीशन पे होंगे, जज बने होंगे, कोई भी जो केसेस वो देखते हैं, तो उस समय में उनको यहाँ पे अगर रिमूव करना है, कोई उनके द्वारा इम्पीचमेंट की जाती है तो उनको इम्पीच अगर करना है, कोई भी मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी जो 2 ग्राउंड हैं वो शो किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अगर उनके ऊपर उसको इम्पीच किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पावर है, कोई भी पार्टी है वो पावर के अंदर आती है, उसके नंबर्स अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं तो यहाँ पे रिमूव कर सके, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मेजॉरिटी है, उसकी डिमांड है। तो इस तरीके से जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको इंश्योर किया जाता है, जिससे लोगों का यहाँ पे बेसिकली लोगों को जुडिशरी अकाउंटेबल हो, कानून का जो राज है वो इस्टेब्लिश हो। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कैसे जो जुडिशरी है वो अकाउंटेबल है,
जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल है लोकसभा के लिए, वहाँ पे उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे उनके हाईएस्ट नंबर्स होने चाहिए। उसी तरीके से जुडिशरी अकाउंटेबल है कि कैसे कानून का राज हो, कैसे कानून के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यहाँ संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रूल है इंडिया के अंदर चले, तो यहाँ पे अकाउंटेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में अगर हम बात करें तो हमारे जो पीपल हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके लिए अकाउंटेबल है हमारी जुडिशरी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात की गई है हाउ कैन द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। अब किस तरीके से जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट वर्क करेगी, किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट बनी रहेगी, तो इसके लिए क्या ऐसा प्रोसीजर किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ है जजों का अपॉइंटमेंट। आप देखिए कि अगर जज का अपॉइंटमेंट है, उसके अंदर अगर जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो इंटरवेन कर सकते हैं, वो इंटरफेयर अगर कर सकते हैं, तो हमको यहाँ देखने को मिलेगा कि वो अपने जो जो फेवरेबल जो पर्सन्स हैं, जो फेवरेबल जो जज हैं, उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। तो उनको यहाँ रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पे जो जजों का अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर है, उसके अंदर जो लेजिस्लेचर है उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए कि एक 2014-15 के समय में एक फोर्थ जज केस बोलते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो NJAC जब आया तो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इंटरवेन करने की कोशिश की गई कि जजों को जो अपॉइंट करना है वहाँ पे लेजिस्लेचर कुछ लोगों को फेवर करेगी या उनके द्वारा कुछ वोटिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो जुडिशरी का जब ये केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे देखा गया कि जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, उसको जो फ्रीडम है, वो यहाँ पे बेसिकली उसका यहाँ पे वायलेशन हो रहा था। तो इसी वजह से NJAC को नल एंड वॉइड है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको फोर्थ जज केस भी बोलते हैं। स्टूडेंट, जजों का अपॉइंटमेंट जो सिस्टम है, इसके अंदर में काफ़ी तरीके के केसेस हुए हैं। 1982 में SP गुप्ता वर्सेज जो एक केस है, यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। फिर उसके बाद में आपको 2 केस और देखने को मिलते हैं 94-95 के समय में, और एक हमको 98-99 के समय में एक केस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जज केस है, वहाँ पे बेसिकली जजों का जो अपॉइंटमेंट है, जो कोलेजियम सिस्टम है, प्रेसिडेंट क्या कोलेजियम सिस्टम की बात मानेगा, क्या उसको बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर वहाँ पे उनको अपॉइंट करना, उनको जो जज वहाँ पे भेजे गए हैं कोलेजियम में। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे जो लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर है, जो यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पावर के अंदर होते हैं, तो उनका यहाँ पे इंटरवेन, गवर्नमेंट का यहाँ पे इंटरवेन ना हो जुडिशरी के लिए, तो यहाँ बेसिकली सबसे पहले इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। जजेस को यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स दिया गया है। जज जिसकी वजह से विदाउट फियर एंड फेवर वे में वर्क कर सकें, उनका एज ऑफ रिटायरमेंट रीच होने के बाद ही वो ऑफिस को छोड़ सकते हैं। ओनली एक्सेप्शनल केस में जज को रिमूव किया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यहाँ पे इंश्योर करता है कि वो यहाँ पे विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर के रूप में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बार ऐसा भी क्रिटिसिज्म आता है कि स्टूडेंट्स कि जैसे ही जुडिशरी के जो जज हैं वो यहाँ पे कोई जजमेंट डिलीवर करते हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि हमारे जो कुछ एक्स CGI रही हैं उनका अपॉइंटमेंट 2013 के समय में भी था, ऐसा ये केस 19 के समय में भी आया। तो इसके लिए काफ़ी बार एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा एक कूलिंग ऑफ पीरियड की डिमांड की बात की जाती है। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए भी किया जाता है कि आपके रिटायरमेंट के 2 साल तक आपका कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। 2 साल तक आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या इस तरीके से ना ज्वाइन करें, क्योंकि फिर वो शो करता है कि आप अपनी जब पोस्ट के अंतिम समय में थे, जब लास्ट समय में आप अपनी पोस्ट के ऊपर थे, तो हो सकता है कि आपने कोई फेवर के रूप में वर्क किया हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन करने वाले हों वहाँ पे आपने कुछ फेवर किया हो। तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसकी भी यहाँ पे डिमांड है, वो कभी कभी आती है। और उसकी डिमांड बेसिकली एक अगर हम बात करें कि सही डिमांड भी है यहाँ पे, अगर कूलिंग ऑफ पीरियड अगर होता है जुडिशरी में, सिविल सर्विस में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा हमारी जुडिशरी के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में देखा कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज का यहाँ फिक्स टेन्योर है।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए पार्लियामेंट का इंटरवेन नहीं होगा, लेजिस्लेचर का इंटरवेन नहीं होगा। इसके अलावा जो जजों का जो टेन्योर है वो भी यहाँ पे फिक्स है कि फिक्स टेन्योर है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, जिससे वो वर्क कर सकें विदाउट फियर की वजह से और विदाउट फेवर की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जुडिशरी यहाँ पे फाइनेंशियली सेक्टर में भी हमारा जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, जो सैलरी है, जो अलाउंस हैं, जो जजों को जो सैलरी और अलाउंस मिलेंगे वो यहाँ पे अप्रूवल उनका ज़रूरी नहीं है, लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूवल हो उनका, नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर। उनको जो अपना पैसा है वो ऑटोमेटिकली उनको मिल सकता है। तो इस वजह से फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं है। द एक्शन और डिसीजन जो उनके हैं उनको यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता। उनको सब अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट के अंदर किसी भी जज का जो एक्शन है, कोई भी उन्होंने जजमेंट लिया है, उसको पॉजिटिव वे में तो आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो, बट उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। अगर उसका क्रिटिसिज्म यहाँ पे अगर किया जाता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे लगा जाता है। बिकॉज ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना बिकॉज ऐसा कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी ना हो जिससे बेसिकली यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके लिए वहाँ पे लगाया जाए, जिससे अगर वो जज का कोई भी डिसीजन है उसको यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पार्लियामेंट कुछ एक्सेप्शनल हैं जहाँ पे इनको डिस्कस कर सकता है। जुडिशरी भी अपने आप को अकाउंटेबल रखने के लिए आप देखिए कि अभी प्रेजेंटली जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो अलाउ की गई हैं। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ की लाइव स्ट्रीमिंग आप जाके जो यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पे देख सकते हो, उनके काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो ये सब आपको देख के लगता है कि जुडिशरी ने भी अपने आप को जो अकाउंटेबल शो करने के लिए, लोगों को उनका अकाउंटेबिलिटी शो हो उसके लिए काफ़ी सारे वर्क किए जा रहे हैं। ये जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी के लिए बेसिकली यहाँ इनको इंडिपेंडेंसी उनकी बनी रहे उसके लिए काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं। ना वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ना उनको इंटरवेन होगा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जजेज को यहाँ पर्सनल जो डिसीजन है उसको यहाँ क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, जिससे जुडिशरी की जो अथॉरिटी है उसको लोअर डाउन ना हो कॉमन पीपल्स के बीच में। और यहाँ हमको देखने को मिलेगा अगर कहीं पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है या उसको कैरीड आउट किया जाता है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किसी भी जज के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे जो जज हैं उसका जो वर्क है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। बट आपको पता है कि जजेस का जो रिमूवल प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जजों को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अभी सिर्फ एक हमारे जज हैं जिनके अगेंस्ट में यहाँ पे जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हुई थी। प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद में वो यहाँ पे प्रोसीडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है अभी तक। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जुडिशरी का जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस है उस वो बनी हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि जजेस का जैसे ही यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर चलता है वो उससे पहले भी रिजाइन कर देते हैं। ये आप कभी ना कभी आप नोटिस करना, उससे पहले रिजाइन कर देंगे। रिजाइन के बिहाइंड में रीज़न ये होता है कि वहाँ उनको जो अगर हम बात करें पोस्ट रिटायरमेंट में जो अलाउंस मिलने वाले हैं उनको वो ना खोना नहीं चाहते, इस वजह से वो समय से पहले रिजाइन कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसेस ला सकती है या गवर्नमेंट के पास में परफेक्ट नंबर्स हैं, तो वो यहाँ पे पहले रिजाइन भी कर दिया जाता है जजेज के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में देखा। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको किस तरीके से इंश्योर करने के लिए जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट जो प्रोसीजर है जजों का कैन नेवर बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। समय समय पे इससे रिलेटेड जो पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जितना भी ये समय रहा है 70-75 साल का, इस 70-75 साल के इस समय में समय समय पे जजों का जो अपॉइंटमेंट है उनका क्रिटिसिज्म रहा है। जो पॉलिटिशियन पर्सन होते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर होती है तो उसका मेन वर्क होता है कि वो यहाँ पे जुडिशरी को समहाउ करके कंट्रोल करे, अपने फेवर में कुछ डिसीजंस लेने की कोशिश करे। पर जजों का अपॉइंटमेंट इस वजह से कंटिन्यू कंट्रोवर्सी में रहता है। अगर हम बात करें कि जजेस का अपॉइंटमेंट, तो आप देखिए कि सबसे पहले जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट है वो भी काफ़ी बार हमको काफ़ी अनकन्वेंशनल दिखाई देता है। एक कन्वेंशन बना हुआ था कि जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज ही हमारे जो नए जो सीजीआई हैं 50 नंबर पे सीजीआई हैं, वो अपना ओथ प्रोसीजिंग आज उनका है। आपको पता होना चाहिए, समय मिले तो आप उसका वीडियो भी देखना।
ये सब चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि कौन सीजीआई को यहाँ पे ओथ दिलवाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो अगर हम बात करें, जो हमारे यहाँ पे एक कन्वेंशन बना हुआ था कि सीनियर मोस्ट जो पर्सन है उसको यहाँ पे सीजीआई अपॉइंट किया जाएगा, बट ये कन्वेंशन ब्रोक होता है 1973 के समय में। एएन रे नाम के यहाँ पे जो सीजीआई हैं उनको यहाँ पे बनाया गया और उन्होंने सुपरसीड किया था। 3 सीजीआई और हैं उनको। इसके अलावा एचआर खन्ना जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी रही हैं हमारे जुडिशरी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके डिसीजंस हैं। तो एचआर खन्ना का जो बेसिकली हम बात करें कि उनके द्वारा भी इस तरीके से देखने को मिला। ऐसा ही एक आप देखिए कि 2018 के समय में 4 जो जज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि कैसे उनको जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के वो नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो हमारी जुडिशरी में काफ़ी तरीके की बातें हैं और काफ़ी तरीके के ऐसे प्रोसीजर रहे हैं जिनके अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे कंट्रोवर्सी रही हैं, कंट्रोवर्शियल इनकी रही हैं। इसमें आप देखिए कि एनजेएसी भी है यहाँ पे। एनजेएसी भी जस्ट 2015 के समय में जब पॉलिटिकल पार्टीज ने चाहा कि वो इंटरवेन कर सकें अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को, जुडिशरी ने उसको फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। यहाँ पे इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के बाद में जुडिशरी ने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर हम लेके आएंगे एमओपी जजों को अपॉइंटमेंट करने का। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर आप देखें कि जो जजों का अपॉइंटमेंट है, जजेज आर अपॉइंटेड बाय द जजेज। हमारे जो कोलेजियम सिस्टम है उसके अंदर में हमारे जो सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि किन को यहाँ पे रिकमेंड करना है। प्रेसिडेंट वहाँ पे बेसिकली उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनको यहाँ पे ओथ दिलाते हैं, उनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अदर जज हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनको भी यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई के साथ में कंसल्ट करने के साथ ही। क्योंकि सीजीआई को बेसिकली यहाँ पे जो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू सीजीआई यहाँ पे डिसीजन देते हैं, यहाँ पे मेन वर्क है कोलेजियम का। हमारे जो जुडिशरी में ये जो केसेज हैं काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहे हैं। 1982 जिसके बारे में हमने बात किया, 1982, 1998 जो थर्ड जज केस है। तो इस तरीके के जो केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सी में रहे हैं कि जजों को जो अपॉइंट है वो कौन करेंगे। तो यहाँ हमारे यहाँ बताया जाता है कि चीफ जस्टिस के अलावा जो 4 सीनियर जज हैं, 4 सीनियर जज मिलके यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अगर किसी पर्सन को नया किसी को अपॉइंट करना है तो किस तरीके से अपॉइंट करना है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। स्टूडेंट्स ये बेसिकली प्रेजेंट हमारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी हाई कोर्ट के अंदर अगर अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पे जो हाई कोर्ट के जो सीजीआई हैं उनसे वहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा, उनको भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिमूवल की, जजों को रिमूव किस तरीके से किया जाता है, तो जजों को रिमूव करने के लिए बेसिकली एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड कराना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स का एक इम्पोर्टेंट टारगेट था और वो काफ़ी ज़रूरी भी था। अगर वो टारगेट ना दिया गया होता या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ना दिया गया होता तो समय समय के साथ में हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टी या डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू जो इलेक्ट होकर जो पार्टी आती हैं वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर में कोई इंटरवेन करे, उनके डिसीजन मेकिंग में किसी का इंटरवेंशन हो। तो वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बेसिकली अपने जो जज हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता। तो इसी वजह से हमको और रिमूव कर दिया जाता, कोई जज हैं वो उनके अगेंस्ट में कोई जजमेंट देते हैं। तो आप देखिए कि जो जजेस हैं उनका जो रिमूवल प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको यहाँ पे 2 ही ग्राउंड हैं, मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो। इन्हीं सब के बारे में मेंशन किया गया है। इनके अगेंस्ट में एक मोशन है वो मूव करना पड़ता है जजेज के अगेंस्ट में। फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। ये स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में हमने अर्लियर चैप्टर में डिस्कस किया था। तो स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी अगर नहीं प्रूव हो पाती है तो जज का रिमूवल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही जज हैं जिनके यहाँ पे रिमूवल प्रोसीजर के अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग चली थी 91 के अंदर में फर्स्ट एवर मोशन है वो जो यहाँ पे मूव किया गया कि हमारे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको वी रामास्वामी हैं, उनको यहाँ पे रिमूव करने के अगेंस्ट में। बट यहाँ हमको देखने को मिलता है कि उनको रिमूव नहीं किया गया। लास्ट समय में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी प्रोसीजर की वजह से यहाँ पे वोटिंग के सिस्टम में एब्सेंट हो जाती है। एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे इनका जो रिमूवल है वो नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमको इम्पोर्टेंट बात पता लगती है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे वे में दिया गया है। उनका रिमूवल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जजों का।
और रिमूवल ना होने की वजह से वो अपना जो वर्क है वो काफ़ी विदाउट फियर की वजह से, विदाउट फेयर की वजह से कर पाते हैं। तो ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जजेस का अपॉइंटमेंट। हमने देखा इंडिपेंडेंस के बारे में, देखा किस तरीके से इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी का जो प्रोसीजर है, जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है। सबसे अगर हम बोलें कि हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जुडिशरी के अंदर में, वो हमको देखने को मिलती है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग होते हैं जितने भी हमारे जो अदर कोर्ट होते हैं उनके ऊपर में। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये देखिए कि आप ये इशू आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा न्यूज़ जो करंट अफेयर्स हैं उनके अंदर में। जब भी कहीं पे भी जो जज है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी बार देखने को मिलता है कि वहाँ की जो बार है, जो वहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा बेसिकली प्रोटेस्ट किया जाता है उनके अगेंस्ट में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जो केसेस हैं उनको भी मूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में। वन हाई कोर्ट से एक दूसरे हाई कोर्ट के लिए भी केसेज हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्पेशल पावर है। उससे लोअर डाउन पे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली जो अपील्स हैं वो लोअर कोर्ट से आती हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वहाँ से यहाँ जो बेसिकली जो अपील्स हैं वो उसके थ्रू केसेज यहाँ सुनाई करता है। फंडामेंटल राइट्स का रिस्टोरेशन भी इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है आर्टिकल 226 के थ्रू। इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट से डील करता है। सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ ओवर कोर्ट्स, उनके नीचे जो कोर्ट होते हैं जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी होती है उसके ऊपर में कंट्रोल रखते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके केसेस होते हैं, उनको ये डील करते हैं, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस को डील करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं जो यहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनको सिविल एंड क्रिमिनल जो केसेज हैं उनको यहाँ पे देखते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे जुडिशरी की। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। उसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे जो फेडरल कंट्रीज़ में डिफरेंट कोर्ट होते हैं, स्टेट के कोर्ट डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिफरेंट हुआ, तो उस तरीके से कोर्ट ना होते हुए भी हमारे यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को अपॉइंट किया हमने। सिंगल इंटीग्रेटेड किस तरीके से है, हाई कोर्ट में अगर कोई केस आप डिफीट हो जाते हो, आप हार जाते हो, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो, आप अपना जो अपील प्रोसीजर के थ्रू। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं उन्होंने इसको चूज़ किया है, जिसके बारे में हमने देखा कि जैसे सबऑर्डिनेट के कोर्ट है उसके अंदर आप केस हारते हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अगर आप कोई केस को हारते हो तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे, और हाई कोर्ट के बाद में आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस केस को अप्रोच कर सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे उसको राइट्स हैं, तो जहाँ पे वो केसेस हैं उनको सुन सकता है, किस तरीके से उन केसेस को सुन सकता है, क्या कोई केस को अपील के थ्रू सुन सकता है या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू सुन सकता है, तो उन सब की यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कोर्ट है वर्ल्ड के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो फंक्शन है, जो लिमिटेशन है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज करता है। फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इसको प्रोवाइड किए गए हैं। फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन है, कुछ स्कोप ऑफ पावर भी हैं यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कुछ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पावर हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द ऐसा एक केसेज जो यहाँ पे अगर ऐसे कोई भी केसेज होते हैं तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो वो बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम पावर की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की यहाँ पे जो पावर है सुप्रीम कोर्ट को, वो हैं कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, या स्टेट और सेंटर के बीच में, या स्टेट के बीच में कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट होता है, तो उसका जो केस है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। ऐसे केसेस कभी भी हाई कोर्ट के अंदर में नहीं अप्रोच होते हैं स्टूडेंट्स।
आप देखिए 2 स्टेट्स के बीच में है, तो यहाँ पे अगर किसी एक स्टेट का हाई कोर्ट है वो अप्रोच करता है, तो यहाँ पे बेसिकली जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका वायलेशन है। तो उसका वायलेशन ना हो, इस वजह से आप देखें कि ये डायरेक्टली ऐसे केसेज जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, या हमारे जो सेंटर और स्टेट और अगर हम बात करें स्टेट के बीच में, 2 स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अगर हम बात करें अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द अपील के थ्रू यहाँ पे आपने केस किया कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में, फिर वो आप हाई कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट के बाद में आप डिफीट होते हो तो उसको अपील ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है ओरिजिनल में, ओरिजिनल केसेज हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आएंगे। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में हमको देखने को मिला कि जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के रूप में यहाँ पे अपील के प्रोसीजर के थ्रू आपको अप्रोच करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम बात करें नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है स्टूडेंट्स? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली जो प्रेसिडेंट की जो एडवाइस है वो दिया जाता है, उनको बताया जाता है कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, कोई कानून से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिट ज्यूरिसडिक्शन या स्पेशल पावर की भी बात की गई है। रिट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट को जो रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है आर्टिकल 32, हाई कोर्ट को कौन सा दिया गया है? आर्टिकल 226। यहाँ पे अगर आपका कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली काफ़ी सारी रिट्स हैं जो मिली हुई हैं, उनके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें आप देखिए कि हैबियस कॉर्पस, कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कोई भी पुलिस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे किसी को अगर डिटेन कर रखा है, उसको समय के साथ में कोर्ट में अप्रोच नहीं किया गया, कोर्ट में उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, तो हैबियस कॉर्पस के थ्रू यहाँ पे हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स के रिस्टोरेशन से रिलेटेड है, उनको प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। स्पेशल पावर की अगर हम बात करें, स्पेशल ग्रांट लीव है, स्पेशल लीव पेटिशन है, ऐसी कोई स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई स्पेशल पेटिशन है वो क्रिएट की गई है, तो उसके थ्रू यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अप्रोच कर सकते हैं। ये बेसिकली आर्टिकल 136 के अंदर मेंशन की गई है स्पेशल लीव पेटिशन। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्पेशल ज्यूरिसडिक्शंस हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम बात करें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन द 2 स्टेट्स के बीच में जो लड़ाई है उसको यहाँ देखना है, जो डिस्प्यूट है उसको यहाँ देखना है। रिट ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं करोगे। आप हाई कोर्ट में तो कर सकते हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं करोगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या तो हाई कोर्ट में जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बेसिकली रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उनको इंटरवेन किया गया है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली हमको इंटीग्रेटेड जुडिशरी को हमने फॉलो किया है, उसके कॉन्सेप्ट को हमने अडोप्ट किया है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी को अडोप्ट करने की वजह से हमको यहाँ देखने को मिलता है स्टूडेंट कि अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू, अपील के प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अप्रोच कर सकते हो। पहले आपका केस है वो इनिशियल फेज में क्या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर होगा या हाई कोर्ट के अंदर होगा, और उसके बाद में आप केस के थ्रू यहाँ अपील के थ्रू अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की, यहाँ पे बात की गई है। ओरिजिनल और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की स्पेशल पावर है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मीन्स ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा मैटर है वो यहाँ पे पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो रहा है उस मैटर से रिलेटेड, तो वो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे रेफ़र करे। वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एडवाइस को यहाँ पे मांगा जाता है, तो यहाँ पे डिमांड की जाती है कि एडवाइस दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बेसिकली बाउंड नहीं है कि वो अपनी एडवाइस दे ऐसे मैटर्स के ऊपर में, और एंड द प्रेसिडेंट भी नहीं बाउंड है कि उसकी जो एक्सेप्ट करे ऐसी कुछ एडवाइस उनके द्वारा दी जाती है। बट यहाँ पे जो लीगल ओपिनियन है वो मांगा जा सकता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू। आर्टिकल 137 है जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे पावर देता है कि कोई भी जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनका रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 144 यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो कानून है, जो यहाँ पे जो कोई भी जजमेंट दिया गया है, ऑल अथॉरिटी सिविल है, जुडिशियल है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो एक्ट इन द एड ऑफ द
सुप्रीम कोर्ट की एड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करेंगे। जितनी भी अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई यहाँ पे जजमेंट दिया है कि आप देखिए कि जजमेंट दिया गया आर्टिकल वो आईटी एक्ट से का जो सेक्शन है 66A के थ्रू श्रेया सिंघल केस में जजमेंट दिया कि यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कोई ऐसी पोस्टिंग करता है या कुछ करता है तो उसको वायलेशन ना माना जाए, तो उनको यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। कुछ ग्राउंड भी बताए, ऐसा ना करे कि वो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को ही ख़राब करने की कोशिश करे। तो उनको यहाँ पे बेसिकली नॉन अवेलेबल उनको बना दिया गया है, 66 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा जो जजमेंट पास होने के बाद में वो जजमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो सभी अथॉरिटीज़ को लिए। ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उस केस को लगातार यूज किया जाए लोगों को हरेस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस तरीके से अभी जो श्रेया सिंघल केस में लास्ट ईयर काफ़ी सारे न्यूज़ आए थे, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उससे रिलेटेड केस यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, लोग जेलों के अंदर हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो बाइंड होता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, ऑल ओवर अथॉरिटी जो ऑल ओवर इंडिया जो अथॉरिटी हैं उनके ऊपर बाइंड होता है, उनको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म, हमारा जो जुडिशियल एक्टिविज्म की यहाँ पे बात की गई है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली क्या है। जुडिशियल देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ये 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों के बीच में यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है, ये एक सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली यहाँ पे जो इसका वायलेशन है वो आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि एक डोमेन के द्वारा दूसरे डोमेन के अंदर इंटरवेन किया जाता है। तो हमारे जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे बेसिकली हम जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करें, जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे इंटरवेन किया जाए या एडवाइस दिया जाए कि आप इस तरीके से वर्क कीजिए, इस तरीके से पॉलिसी का फ्रेमवर्क कीजिए, आप वोटर से रिलेटेड कोई पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, दिल्ली के अंदर आप कंट्रोल कीजिए, पराली को आप नहीं जला सकते, ग्रीन क्रैकर ही जला सकते हो। तो ये बेसिकली इस तरीके के जो जजमेंट आपने रीड किए होंगे ये सब जुडिशियल एक्टिविज्म के पार्ट हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का जो मेन वर्क है वो ये है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप देखिए कि PIL है, जो हमारे जस्टिस थे PN भागवती, उन्होंने PN भागवती ने काफ़ी अच्छा वर्क किया था कि लोगों को PIL प्रोवाइड की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो लोगों की भावना के लिए ऐसा कोई केस है वो दायर किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको जजमेंट देखने होंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। PIL फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। PIL फाइल करने के बाद में आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो 2 फिंगर टेस्ट है उसको बैन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कोई भी रेप विक्टिम होते हैं तो वहाँ पे 2 फिंगर टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता था मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वहाँ पे उसको बैन किया गया है, इनह्यूमन प्रैक्टिस माना है। तो ऐसी कोई भी यहाँ पे जो पार्ट है हमारी अथॉरिटीज़ का और वो इनह्यूमन है, उसके अगेंस्ट में अगर किसी पर्सन ने जो PIL है वो फाइल की है तो उनको यहाँ पे रिव्यू करना, उनके लिए यहाँ पे जजमेंट प्रोवाइड कराना, ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मेन वर्क है। तो PIL यहाँ पे बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में डेवलप हुआ है, जिसके द्वारा यहाँ पे काफ़ी सारे जो जजमेंट हैं वो दिए गए हैं। जुडिशरी को बेसिकली जो PIL वो 1979 के समय में मिला था और 1979 के समय ही ऐसे कुछ केसेज हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो जज हैं काफ़ी सारे जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा PIL फाइल की जाती है, जिनमें आप देखिए कि हमारे जो प्रशांत भूषण सर हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जो PIL है वो फाइल की जाती हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो या किसी काम से रिलेटेड हो। तो ये काफ़ी सारी एक अच्छा टूल भी है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी ये हैं कि यहाँ पे जुडिशरी का जो मेन वर्क है उसको यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है। आप देखिए कि PIL के थ्रू जो केसेस की जो संख्या है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे भी कुछ बहुत सारे आपको रैंडम PIL भी देखने को मिलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, विदेश गए, तो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे खाने के ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कौन सा कोट पहना था। तो ये बेसिकली आप देखिए कि ये इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए एक सवाल है कि अगर अपना कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो बाहर जाते हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनने ज़रूरी हैं क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ तरीके से इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो PIL के थ्रू काफ़ी सारे ऐसे केसेज हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक भी है PIL का, या जुडिशल जो लोगों के द्वारा इस तरीके के केस हैं वो फाइल किए जाते हैं और जुडिशरी अपना जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो इसमें ख़राब करता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो पीआईएल के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो जुडिशल एक्टिविज्म उनको मिला हुआ है, तो पीआईएल के थ्रू बेसिकली यही बताया गया है कि कुछ पीआईएल हैं, अभी तक कुछ सक्सेसफुल पीआईएल्स रही हैं। जैसे 1979 के समय में एक पीआईएल थी, वो न्यूज़पेपर्स ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश की थी, कुछ अंडर ट्रायल लोग हैं वो यहाँ पे जेल के अंदर हैं। तो इन पीआईएल के थ्रू बेसिकली एक जजमेंट पास किया गया अंडर ट्रायल पीपल्स के, यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट हुए, या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अंडर ट्रायल ही ऐसे जो केसेस हैं उनको यहाँ पे हैंड ओवर किया। ऐसे जो सपोज कीजिए उनके अगेंस्ट में कोई केस लगा, उसके अंदर 2 साल की सज़ा थी, बट वो अंडर ट्रायल ही 6 साल से जेल के अंदर बंद हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो सज़ा है वो ज़्यादा निकाल ली है जेल के अंदर में, पनिशमेंट से ज़्यादा उन्होंने जो टाइम पीरियड वो प्रिजन के अंदर रही हैं। तो यहाँ पे पीआईएल के थ्रू ये हेल्प मिलती है, ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। 1980 के समय में जो तिहाड़ के अंदर, तिहाड़ जेल के मैनेजमेंट से रिलेटेड था, वहाँ भी यहाँ पीआईएल के थ्रू यहाँ जजेज को पता लगता है कि जो तिहाड़ जेल है जो इंडिया दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, तो तिहाड़ जेल के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं उन सब के बारे में पता लगा। टॉर्चर के बारे में, जुडिशल जो यहाँ पे आपको जो कस्टडियल जो डेथ हैं वो आपको काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। तो थ्रू द पीआईएल जो कोर्ट है अपना जो आइडिया ऑफ राइट है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर है, डिसेंट लिविंग है, या राइट फॉर द एंटायर सोसाइटी के लिए राइट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीआईएल के थ्रू इन सब चीज़ों से सिटीजन्स अपने जो एडवोकेट्स हैं उनके थ्रू अप्रोच करते हैं कोर्ट में। कोर्ट अपना जो जजमेंट है वो थ्रू आउट द पीआईएल के थ्रू देता है, और पीआईएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक व्हीकल है, एक टूल है जुडिशल एक्टिविज्म का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जुडिशरी एंड राइट्स की, जो हमको यहाँ पे जो राइट्स मिली हुई हैं उनकी अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जुडिशरी हैं तो वो राइट्स किस तरीके से मिली हुई हैं, जुडिशरी उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है हर एक इंडिविजुअल की राइट्स को, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो जुडिशरी है उसका जो मेन वर्क है, इससे पहले भी हमने देखा कि प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल पर्सन्स की राइट्स को। इंडिविजुअल पर्सन्स की राइट्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी के पास में कुछ स्पेशल पावर्स हैं। आप देखिएगा आर्टिकल 32 के राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। जब भी आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 32 के थ्रू, क्योंकि जस्टिसिएबल है हमारी फंडामेंटल राइट्स। फिर आता है आर्टिकल 226 बेसिकली उसके थ्रू आप हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल 13 भी है। आर्टिकल 13 यहाँ पे क्या बताता है, आर्टिकल 13 बताता है कि कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या ऐसा कुछ यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया गया है, तो उसका बेसिकली रिव्यू कर सकता है, उसको रिव्यू करेगा उस कानून को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी जो जुडिशरी है उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद में अपना जजमेंट देगी। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट के जो कानून हैं उनका भी रिव्यू कंटिन्यू देखने को मिलता है। अभी आप देखें कि जो 10% रिजर्वेशन था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, तो उसको रिव्यू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये यहाँ पे पावर है हमारे जो जुडिशरी को कि रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया है जिसके थ्रू हमको देखने को मिले कि उनके द्वारा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लॉ है उसका वायलेशन किया गया है, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे राइट्स हैं जुडिशरी को, जिसके थ्रू यहाँ पे जो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करती है, लोगों की इंडिविजुअल राइट्स को यहाँ प्रोटेक्ट करती है। वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं रिट प्रोसीजर के थ्रू, हैबियस कॉर्पस है या और कोई जो सर्क्यूलरी है या कोई भी जो रिट है उनके पास अवेलेबल है, उसके थ्रू वो अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टॉपिक और निकल के आता है बेसिकली जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। आप देखिए कि पार्लियामेंट से बेसिकली इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने अडॉप्ट की है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी अडॉप्ट करने के साथ साथ ही हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट्स कि हमारे जो तीनों ऑर्गन हैं एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ में वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ वर्क करने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि स्टूडेंट जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा यहाँ पे जो जजों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उनकी जो संख्या है उसको जो इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो पावर है वो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास है। सेकंड बात आप देखिए कि अगर जुडिशरी के द्वारा कोई भी यहाँ पे जजमेंट दिया जाता है, एडवाइस की जाती है जो हमारी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर कानून नहीं बनाती है तो बेसिकली गवर्नमेंट का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाया गया है कि दोनों अपने कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ ही यहाँ पे वर्क कर सकते हैं।
दोनों अपने कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ ही बेटर जो रूल ऑफ लॉ है उसको यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं सभी लोगों को, जिससे उनको यहाँ पे रूल ऑफ लॉ मिले। रूल ऑफ लॉ मिलने के साथ ही उनका जो जुडिशरी के ऊपर जो विश्वास है वो बना रहे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, पार्लियामेंट के अंदर जो जजों को बेसिकली यहाँ क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, बट इनको जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो ओनली पार्लियामेंट के पास ही पावर है जजों को। तो आप देखिए कि पार्लियामेंट एंड जुडिशरी कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। अगर रिमूवल की बात है, पार्लियामेंट के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया तो यहाँ जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। जजों की जो संख्या है उसको अगर इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट के पास में पावर है, कोई एडवाइजरी जुरिडिक्शन दिया गया है जुडिशरी के द्वारा तो पार्लियामेंट ही उसके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट एंड जुडिशरी हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी जो राइट्स है उनको इंश्योर करे, रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे इनेक्ट करे। तो इन सब के लिए तो स्टूडेंट्स ये सब हमने यहाँ पे देखा, जुडिशरी एंड द राइट्स की बात की, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट की बात की, जुडिशियल एक्टिविज्म में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मिली हुई हैं उनके बारे में देखा, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलिएट जुरिडिक्शन, रिट प्रोसीजर के बारे में हमने देखा, स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का, जजों को कब यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी है जिसको डिफाइन किया गया है, बताया गया है, उसको यहाँ पे किस तरीके से किसके अगेंस्ट में प्रोसीजिंग स्टार्ट हुई रिमूवल की। और इसके अलावा हमने जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में देखा कि किस तरीके से यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट कोलिजियम सिस्टम है, जजों के द्वारा यहाँ पे अपने जो जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट को उनको अपॉइंट करना होता है। तो इन सब के बारे में हमने देखा। जो हमारे जज केसेज भी हैं 1982, 1998, तो 4 जज केस अभी तक हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें जुडिशरी से रिलेटेड थी। अभी इस बुक के अंदर 2-3 चैप्टर्स और बचे हैं, उनके बारे में हम और देखेंगे। तो आप पढ़ाई कीजिए, बुक को रीड कीजिए, नोट डाउन कीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।